नमस्कार, द टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। आज के टॉक टाइम में हमारे मेहमान हैं 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी जी। चारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टॉक टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपको बुलाने के लिए लंबे समय से बुलाना चाह रहे थे कि स्टूडियो में बुलाएं, और आपके साथ जो एक आपकी शख्सियत के साथ साथ आपका एक संघर्ष भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि शुरुआत आपकी, आप बिहार के रहने वाले हैं, सीवान के एक छोटे से गाँव से आपने पढ़ाई लिखाई की, और हमने जो पढ़ा है या जो आपका जो जानकारियाँ मिली हैं, शुरुआत पढ़ाई आपकी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। आप बहुत छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े। क्या था सर वो सब कुछ? हाँ, एक बड़ी लंबी यात्रा है। आप कह सकते हैं कि एक सुदूरतम छोटे से गांव से एक यात्रा। मेरे गांव रघुनाथपुर एक गांव है छोटा सा, ख़ासतौर पे सीवान में है। और जब आप गांव से जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी जीवन की बहुत सारी उथल पुथल और सच्चाइयों को बड़े करीब से देखते हैं। तो वहाँ पर रहने का मिला। मेरे पिता श्री माधवाचार्य मिश्र जी से जो शिक्षक थे, और ख़ास तौर पे इस बात का लेकिन वो विशेष ख्याल रखते थे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। तो एक घर में बड़ा अच्छा शैक्षिक वातावरण मिला। गांव में ज़रूर थे, लेकिन हमें याद है कि उस दौरान जब हम 90 के दशक में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान भी घर में उस समय जो पत्रिकाएं होती थी, जितने भी अखबार होते थे उस समय जो उपलब्ध थे वहाँ के स्थानीय, वो सारी उपलब्ध थी, पढ़ते थे हम लोग। और बहुत ज़्यादा गांव में उस समय तकनीक नहीं थी, लेकिन एक लगता है कि सबसे पहले बच्चे पर जब वो किस दिशा में मुड़ेगा, किस दिशा में जाएगा, इसका एक बड़ा जो सबसे प्रारंभिक असर पड़ता है उसके पारिवारिक माहौल का पड़ता है। क्योंकि जिस दिशा में वो सोचना शुरू करता है, जब घर पे जिन मुद्दों पे चर्चा होती है, जिन मुद्दों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो स्वभावतः आपकी झुकाव उस तरफ होने लगता है। उन चीज़ों को आप ध्यान से गौर से देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो एक कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा एक घर में माहौल रहा। मेरी माँ भी बड़ी एक साहित्यिक प्रतिभा की थी, उनकी भी बड़ी लिखने पढ़ने में रुचि थी। तो एक बड़ा ही स्वाभाविक एक पारिवारिक शैक्षणिक माहौल के कारण। आपके स्कूल में आप बोरा बिछा के जाते थे, ये भी हमने पढ़ा है। हाँ, गांव में, बल्कि मेरा स्कूल छोड़ दें, मेरा स्कूल जो है सब तो गांव का, वो मेरे घर के जो प्रारंभिक स्कूल हो गांव का ही, और संयोग की बात है कि मेरे दादाजी ने वो स्कूल के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वो एक अलग पक्ष है, लेकिन वहाँ उस इलाके के जितने भी मतलब स्कूल थे वहाँ के या दूसरे गाँव के, उन गांव में माना जाता था कि आप जब 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो 5वीं क्लास तक समान तौर पे आपके पास आप एक बैग ले आते थे पढ़ने का, और साथ में बैठने के लिए एक बोरा भी ले जाते थे। और बच्चों को बड़ी इस बात का काफ़ी इंतजार रहता था कि वो 5वीं से 6ठी क्लास में कब जाएंगे, क्योंकि 6ठी क्लास से बेंच आ जाता था। तो उनके लिए एक बड़ा प्रमोशन होता था गांव में। डेस्क पे बैठेंगे, अब डेस्क पे बैठेंगे। तो बच्चे बड़ी मेहनत करते थे कि ऐसा नहीं, अगर कोई 5वीं में अगर कोई रुक जाए तो उसकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सदमा होता था, फिर बोरे में बैठना पड़ेगा। तो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई विशिष्ट बात नहीं थी उस समय। आप देखेंगे तो जो तमाम गांव थे, तमाम जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, वो ऐसे ही थे। लेकिन हमें देखना होगा टोटलिटी में। जब हम देखते हैं, जब गांव की हम बात करते हैं, कई ऐसी चीज़ें थी। टीचर्स बहुत अच्छे थे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर पे मेरे माता पिता चूँकि शिक्षा से जुड़े हैं, काफ़ी उनका ख्याल रहता था। लेकिन उसके अलावा जो हमारे शिक्षक थे, भले ही वो एक संसाधन से, हमारे विद्यालय में संसाधन कम हो, लेकिन उनके संस्कार बड़े मजबूत थे। उनके वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह अपने बच्चों से वही स्कूल में कितना श्रम करते थे। ख़ास तौर पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, अगर आगे की हम अगर यात्रा को देखें और पीछे मुड़ करके देखें, हमारे विद्यालय में एक क्विज का एक बड़ा स्वस्थ माहौल था। मैंने 5th-6th क्लास में क्विज होने लगता था। क्विज होता था, बहुत सारे आपके सामान्य ज्ञान के बराबर जांच की जाती थी, उसके कॉम्पिटिशन्स होते थे। धीरे धीरे आपका झुकाव हो गया, और मुझे लगता है एक से पूरी यात्रा को देखने के बाद कि जब आपकी किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि होती है, और जब रुचि होने के बाद आप धीरे धीरे जब उसमें आपको प्रोत्साहन मिलने लगता है, तो बड़ी रफ्तार से उस क्षेत्र में बढ़ने लगता है। वही नींव बन जाती है। वो नींव बन जाती है। वो नींव बन गई आपके एक बड़े एग्जाम की, यूपीएससी। वो स्वाभाविक अभिरुचि बन जाती है। मुझे याद है कि उस गांव में, उस पूरे इलाके में एक गांव था, वहाँ पंजवार एक गांव है, एक हमारे गांव के बगल में ही है। वहाँ पे एक हुआ करता था एक बड़ी क्विज प्रतियोगिता, बल्कि उसी साल शुरू हुई थी, जिसमें 10-15 गाँवों को मिला करके एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्या बात है।
और संजोग की बात है कि जो पहली प्रतियोगिता हुई उसमें पहली बार मुझे जीतने का सौभाग्य मिला। बस तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं कि आखिर आपकी अभिरुचि कैसे हुई, आपने सोचना कैसे शुरू किया। तो जब आप प्रोत्साहित होते हैं, जब को प्रोत्साहन मिलता है एक माहौल से, आपके वातावरण से, तो आप और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने लगते तो हैं। बचपन से आपने यूपीएससी तय किया था या इलाहाबाद आने नहीं, के बाद? यूपीएससी की तैयारी नहीं किया था। जी। मैं यूपीएससी की तैयारी लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी, क्योंकि एक जिक्र मैं करना चाहूँगा। जब मैं 10th में था, 10th की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 10th में था तो एक मैगजीन आती थी, हमारे स्कूल की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें मैगजीन आती थी और उसमें कॉलम होता था एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। तो उसमें हम लोगों ने, सभी लोगों ने सवाल लिख के भेजा। हमने कहा कि यार लिख के भेजते हैं, इसमें सिविल सेवा में किसका होगा। एक हम लोग 4-5 दोस्त थे, स्वाभाविक रुचि, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। मैं मैगजीन का नाम नहीं लूँगा, मैगजीन अभी भी आती है, एक उसमें की मशहूर मैगजीन थी। तो सभी लोगों ने लिया, तो उसमें उस कॉलम में लिखा कि होगा, तो उसमें बाकी लोगों का तो अलग अलग आया, मेरा उसमें लिख के आया कि आपका सिविल सर्विस में कभी नहीं होगा। मुझे अभी भी याद है वो। और आप मतलब तो उसमें इस बात से मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन आप सच पूछें तो उसके कारण मुझे और मेरी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मतलब कर सकते हैं। हो सकता है मैं हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी विशिष्ट विधा है, सिर्फ एक किसी कम अक्ल इंसान के निर्णय के आधार पर उस विधा को मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा, या उस विधा के बारे में कोई सवाल मगर नहीं आपने कर रहा। उसको चैलेंज के रूप में लिया। लेकिन स्वभाव होता है, एक आप किशोर अवस्था में होते हैं, हाँ, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सपने होते हैं। अच्छा, आस-पास जब गांव में होते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऐसा वातावरण होता है कि आप बहुत बड़े बड़े सपने बुने, क्योंकि आसपास के लोग छोटी छोटी तैयारियां कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, उनके जीवन के आसपास की छोटी छोटी चुनौतियां होती हैं। तो आप देखते हैं तो आप उनके बीच दो चार होते रहते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए कि अगर कोई स्पष्ट मना कर रहा है और आपके अंदर की भावना है कि नहीं हमें बढ़ना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमारा मन कह रहा है कि हम पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इस तरफ बढ़ेंगे, और उस दौरान कोई एकदम चैलेंज करे कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, तो शायद अगर आपके अंदर उसका अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, और तब आपको और लगता है कि ठीक है नहीं होगा, ठीक है, और हमारी जो भीतर की जो इच्छा शक्ति है जो आगे और मजबूत हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से और बूस्ट मिला। तो वहाँ से मुझे याद है, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने बैठा कि यार सभी का तो अच्छा बोला है, मेरा उसने साफ मना कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो इसको और फिर और थोड़ा नए सिरे से और तैयारी करते हैं। अब तो असावधानी बिल्कुल नहीं रखी जा सकती और खतरा ज़्यादा है। तो फिर आप बिहार से बनारस आए? हाँ, 12th तक की पढ़ाई मैंने सिवान में की। सिवान के बाद उसके बाद मैं BHU आया। BHU उस समय का सबसे आप कहेंगे तो पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार का उस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जब मैं उस समय आया, उस समय आने का जो तत्कालिक आकर्षण ये था कि उस समय सभी जगहों पर सेशंस 5 साल के BA होते थे। सेशन लेट चलते थे काफ़ी, 4 साल 5 साल 6 फल लग जाते थे। तो एक BHU ऐसा था जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण उसमें सेशन 3 साल में होते थे। तो तत्कालिक आकर्षण था कि है, और उसमें एंट्रेंस भी होने लगा था। तो एंट्रेंस दिया हमने, उसमें सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके ये तो एक छोटा सा पहलू था सेशन, लेकिन उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जब एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान का एक न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में बल्कि आपके इच्छा शक्ति में, आपको एक बुनने में, आपको गढ़ने में, आपको निखारने में बहुत ज़बरदस्त योगदान होता है। आप विभिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलते हैं, आपके साथी होते हैं जो अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग माहौल से आए होते हैं। उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक बड़े मंच पर, एक बड़े कैनवास पर जब हम बैठते हैं, तो उससे हमारे अंदर की जो विशिष्टता, हमारे अंदर की जो क्षमता, हमारी अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर क्या सीखना है, क्या सुधारना है, इसकी चाह, ये सारी चीज़ें एक मंच पर आती हैं और हमें भीतर से आंदोलित करती हैं। बिल्कुल। तो BHU ने आपको बहुत बनाया? BHU में सीखने को बहुत मिला, सीखने को बहुत मिला। वहाँ बहुत सारे हमारे मित्र थे, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने अलग अलग जीवन के आगे की यात्रा में अलग अलग जगहों पे अपने मुकाम बनाया। लेकिन उस समय जब आप मिलते हैं ख़ास तौर पे, मुझे लगता है कि इसलिए जब आपका कैनवास बड़ा हो जाता है, मंच बड़ा हो जाता है, तो आपका संघर्ष भी बढ़ता है। आप अगर बहुत छोटे से गाँव में रहें और आप 10 लोगों के बीच में सफल होकर आप आत्ममुग्ध होते रहें,
तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन जीवन की बहुत लंबी लड़ाई में बहुत देर तक नहीं चल सकते। बिल्कुल, उसके लिए बड़ा कैनवास चाहिए। उसके लिए बड़ा कैनवास चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, आपकी बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर एक लय में चलती हैं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि असफलता सफलता का ही दूसरा रूप है, असफलता हमें और मजबूत करने का दूसरा रूप है। असफलता हमें दिखाती है कि सफलता के लिए प्रयास में कहीं हमारे कमी है और हम नए फिर उठ के खड़े हों। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि अगर हम यात्रा जब शुरू करते हैं तो हम आसपास देखेंगे तो हमें आसपास हो सकता है असफल लोग ज़्यादा दिखें। जैसे एक बच्चा जब एक प्रतिभागी जब कोचिंग संस्थान में जाते हैं, कई बार हरास महसूस करने लगते हैं, क्योंकि सफल प्रतिभागी तो हर वर्ष वहाँ से निकलते जाते हैं। जो वहाँ बच जाते हैं असफल होते हैं, और कई बार वो जो कहानियाँ सुनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुगुणित होती हैं, बढ़ा चढ़ा कर की गई होती हैं। और अगर हमारा भीतर का आत्मबल मजबूत नहीं हुआ, स्वयं पे भरोसा मजबूत नहीं हुआ, स्वयं पे भरोसा डगमगाने लगा, तो वो चीज़ें हमें कमज़ोर कर देती। सर मैं ये जानना चाहता था कि आप आईपीएस में सेलेक्ट हो गए, मगर उस वक्त उस तरफ से आप जब आईपीएस ऑफिसर को देखते हो और फिर जब इस तरफ आके देखते हो जॉब के बाद, तो कितना फ़र्क महसूस होता है? उस तरफ की दुनिया कैसी होती है, जब यहाँ आते हो तो कितनी वास्तविकता होती है, कितना बड़ा चैलेंज होता है? जब गांव के एक छोटे से किशोर या किसी स्कूल के एक छोटे से किशोर के बदले, या फिर इवन कॉलेज के भी छोटे से एक युवक जो कि अपने सपनों को गढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो जब वहाँ से हम देखते हैं ख़ासतौर पे एक आईपीएस अफसर को, तो आपको लगता है कि मतलब एक बड़ी ही एक अदम्य एक छवि होती है। आप मान के चलते हैं कि दुनिया की हर समस्या, हर संघर्ष, हर बाधा, हर चीज़ को एक फूंक में आप पार कर जाएंगे, और एक बड़े ही विशिष्ट सम्मान होता है जब आप फील्ड में आते हैं, जब टेबल के इस छोर पे आते हैं। ये सही है कि एक ये सेवा हमें विशिष्टता देती है, हमें मजबूती देती है, हमें अपेक्षाओं से समाज के प्रति भरती है, लेकिन आप में एक नया आत्मविश्वास भर देती है। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, आपके व्यक्तित्व को मजबूती देती है। लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं होती, इनके लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। आपको बहुत सारे कह सकते हैं कि जो आपके जीवन के जो तनाव होते हैं, जीवन की बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, उनको जो आप बाहर से देखते हैं एक चमकती दुनिया की, आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, आपके साथ कोई अच्छी गाड़ी खड़ी है, जिसमें ये एक बाहर का आवरण होता है। लेकिन सिर्फ इसके बल पर कोई व्यक्ति सफल या असफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप जिस उम्मीद के साथ जिस आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से आप पूरा करने की कोशिश करें। कई बार आप उम्मीदों के अनुरूप आप सफलता कई बार मेहनत करते हैं, कई बार हो सकता है किसी मोर्चे पर आपको उतनी सफलता ना मिल पाए, कई बार किसी मोर्चे पर आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सफल हो जाते हैं। लेकिन अपनी कोशिश जो अधिकतम है वो रखनी चाहिए, इसलिए रखनी चाहिए कि वो आपको आत्मसंतोष देती है। मुझे स्कूल में मेरे एक टीचर थे, जो बाद में भी हम लोगों ने पढ़ा, एक कहानी अक्सर सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि एक जंगल में एक बार आग लगी थी, और उस जंगल में आग लगी तो बड़ी भयानक आग थी, और सारे जानवर उस जंगल से भागने लगे। जब भागते भागते सारे भागने लगे तो एक छोटी सी चिड़िया उस जंगल में एक पेड़ की एक डाल पे बैठी थी, और वहाँ पे थोड़ी दूर एक गड्ढा में पानी था। एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में ला करके एक एक पेड़ पे बुझाने की वो कोशिश कर रही थी, एक एक दो दो बूंद। सामने से कौवा वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था, वो देख के बड़ा हंसा, कहा कि तुम तो जल जाओगी, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो। जब सारे जानवर, बड़े से बड़े जानवर भाग रहे हैं बिना पीछे देखे, तुम यहाँ जंगल में एक एक बूंद पानी डालकर क्या हासिल करना चाहती हो? उस चिड़िया ने कहा कि देखो, मैं जानती हूँ कि मैं अकेले इस जंगल की आग को बुझाने के लिए अपर्याप्त हूँ, जो चुनौती इतनी बड़ी है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दो चीज़ों से मैं इस काम को कर रही हूँ। पहला है कि मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आग लगाने वालों के साथ नहीं, आग बुझाने वालों के साथ हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं अकेले में कभी सोचूंगी, जब मुझे इस बात की याद आएगी, तो मुझे इस बात का आत्मसंतोष होगा कि मुझ में जितनी क्षमता थी मैंने इस आग को बुझाने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया। तो सर, आपने अपने इस करियर में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बहुत हमने आपको देखा है कि आप जहाँ जहाँ एसपी या सीपी रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया जो केस है उनको क्रैक किया हुआ है।
हमारे पास चूँकि वक्त कम है, मगर फिर भी कोई एक ऐसे केस का हम जिक्र आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किसी बड़े केस को बहुत जो बड़ा उलझा हुआ लगा था उसको आसानी से सुलझाया, बस थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास। मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, उसके निष्कर्ष पे बताता हूँ। घटनाओं को लंबी श्रृंखला है, आप बैठेंगे तो कई देर तक हम लोग इन घटनाओं पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ घटनाएं जो हमेशा आपको दिमाग को हमेशा एक नए उत्साह से भर देते हैं जब याद करते हैं। जी जी जी। एक व्यक्ति की घटना थी जिसने एक बड़ी आपराधिक वारदात कर दी थी। उसके बारे में पता चला कि वो लगभग 250 वारदातें देश भर में कर चुका है और कभी नहीं पकड़ा गया। उसने ट्रेजरी में वहाँ पे कुछ घटनाएं चोरी की थी। ट्रेजरी को पूरी सारे वहाँ के महत्वपूर्ण समाचार डॉक्यूमेंट्स को और ख़ासतौर पर वहाँ के जो राशि रखी गई थी उसको लूट लिया था। राशि छोटी थी, लेकिन जिस तरीके से लूट की गई थी वो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग थी। बाद में उसमें जब हम लोगों ने तफ्तीश किया कोई जानकारी नहीं थी, पता चला कि उसमें 250 से ज़्यादा वारदातें पूरे देश में कर चुका है। जब हम लोगों ने पकड़ा, अंततः उसको 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने पकड़ा, तो उसका एक बड़ा ही विशिष्ट तरीके का, खासतौर पर ट्रेनों में किया करता था। ट्रेनों में जब वो सफ़र करता था तो सामने वाले व्यक्ति से वो पानी की बोतल मांगता था कि पानी के बोतल में हमें आप पीने को पानी दे दें। तो हम कई बार दूसरे से खाने पीने में परहेज करते हैं, लेकिन खुद कोई पानी मांगे और ख़ासतौर पर दवा हाथ में लेकर के मांगे तो हमें मानवीयता के आधार पर दे देते हैं। तो उस दौरान लोग देते थे और उस पानी को पी करके उनके आँख के सामने वो बोतल वापस करता था और उस पानी को जो कोई पीता था बेहोश हो जाता था। अच्छा। और अगले मिनट सारा सामान लेकर स्टेशन पर उतर जाता था। इस तरह उसने 250 वारदातें पूरे देश में कर दी थी। जब हम लोगों ने पूरा पकड़ा तो पता चला कि वो जो बोतल लेता था, पीता था, उस दौरान वो पानी पीने के दौरान वो उसके ढक्कन को बदल देता था। अच्छा। ढक्कन का कलर, चूंकि 2 ही 3 कलर होते हैं, उसमें ग्रीन होता है, ब्लू होता है, तो उसमें दवा लगी होती थी। और जब वो पानी देता था तो पानी छलकते हुए उसमें मिक्स हो जाता था और व्यक्ति पी के समझ नहीं पाता था। अच्छा, क्या बात है। तो वो घटनाओं तो अल्टीमेटली जब हम लोगों ने पकड़ा तो उसका पता चला कि 260 वारदातें उसने पूरी देश में की थी और उसमें बड़े ही कैजुअल किस्म की वारदातें करता था। यानी कि अगर कोई सफ़र में कोई सामने कोई लड्डू खा रहा है और उसको पसंद आ गया तो मांग तो सकता नहीं है, उसी के लिए बेहोश करके उसका पूरा सामान लेके उतर जाता था। मतलब उसको जो चीज़ पसंद आ जाए उसको मानता था कि मेरी है, तो उसको लेना है ट्रेन में। और ख़ासतौर पे जो उसकी वेशभूषा थी, सोने की मोटी चेन पहनता था, बड़े महंगे कपड़े पहनता था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह का अपराधी होगा। तो उसमें हम लोगों ने पकड़ा तो बड़ी खुशी हुई और पूरे गैंग का खुलासा हुआ। उसमें और भी कुछ लोग जुड़े थे। उस पूरे घटना का खुलासा हुआ, उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई, अभी भी वो जेल में है। आप इंदौर में रहे तो इंदौर में हम जो घटनाएं होती थी तो आप बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेते थे। क्या कैमरों की मदद से करते थे या आपके पास कुछ और आईटी का स्किल भी था? हाँ, इंदौर में अगर हम कैमरों की बात करेंगे तो कैमरा मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सबसे बेहतर कैमरों का जाल इंदौर में बिछा है जी। तो जो भी घटनाएं होती थी उन घटनाओं में लगभग सभी घटनाएं, लगभग कह सकते हैं कि एक भी ऐसी कोई घटना नहीं है जो अनडिटेक्टेड हो। बिल्कुल। घटनाएं यहाँ भी आप देखेंगे तो घटनाएं तो चूंकि पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण रहता है, इतने सारे पॉपुलेशन जो आती रहती है तो कई बार घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं की तह तक पुलिस पहुंच जाती है। घटनाओं को हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जो अनडिटेक्टेड हो, कोई भी बड़ी घटना। तो लेकिन हाँ, अगर कैमरों का जाल बिछा हो तो पुलिस के जो काम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, कम हो जाता है। आप तेज़ी से सही निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं, सही जगह पे तुरंत। आपका समय जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कई बार लगता है, कई बार आप प्रयास करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो समान तौर पे जो कहानी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लास्ट में जो बताते हैं, जो सफलता की कहानी आती है बाद में, उस घटना का आइसबर्ग का वो एक सिरा होता है। अच्छा। उसका 9/10वां हिस्सा वो पानी के नीचे होता है, जो प्रयास की कहानी होती है, जो इसमें असफलता भी होती है और सफलता भी होती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती। कई रातें जागना भी पड़ती, कई रातें जागनी पड़ती हैं, कई लोगों की मेहनत होती है, लगातार सब लोग में, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। अभी आप पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं, खासकर ये महानगर की पुलिसिंग में? महानगरों की पुलिसिंग में अगर देखेंगे तो 2-3 मुद्दे हैं। एक तो खास तौर पे आपको साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, हर आदमी उसकी लपेट में आता जा रहा है, हर आदमी की पॉकेट में मोबाइल है, इससे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कल के अखबारों में, एक पुलिस के सीनियर अधिकारी उनके बेटे के साथ हो गया, और उनके खुद की उम्र 98 साल थी, उनके बेटे की उम्र 71 साल थी, और वो एक बड़ी घटना है। दूसरी, रिस्पॉन्स टाइम, हर चीज़ों में अगर देखेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम जितना जल्दी हो, जितनी तीव्रता के साथ, उतनी सफलता की संभावना उसमें बढ़ जाती है, आप सही निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। आपको याद है कि पिछले 3-4 महीना पहले
एक घटना हुई थी डॉक्टर के यहाँ जिसमें 55 लाख रुपए उनके घर से चोरी हो गए थे, चूना भट्टी का मामला था। पुलिस ने कुछ घंटों में ही निकाल दिया। उसका कारण ये था कि रात में जब 2 बजे पुलिस को पता चला तो लगभग 3 बजे तक पूरी तरह से घेराबंदी हो गई थी और 4 बजे तक सारे आरोपी पकड़ा गए थे। क्या बात है। और पूरे 50-55 लाख जो भी गए थे उनके सारे पैसे रिकवर हो गए। तो आप जितना जल्दी एक्शन में आते हैं उतनी जल्दी घटना के तह तक पहुंच जाते हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर आप मतलब हमारे व्यूअर उनको क्या बोलना चाहेंगे, हम लोग किस चीज़ को लेकर अलर्ट रहें, सतर्क रहें, जिससे अपराधों से बचें? अपराधों से कई बार हम देखते हैं जैसे कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनजान है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है और हम कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें शक होता है, कई बार हमें लगता है कि कोई चीज़, कोई घटना, कोई फ़ोन, तो उन घटनाओं को हम शेयर करें, उन घटनाओं को हम बताएं। कई बार छोटी से छोटी जानकारी एक बड़ी सुरक्षा के हमारे आवरण को मजबूत करने में सार्थक सिद्ध होती है। उसी तरह जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करें तो साइबर से जुड़ी कई चीज़ों की हम लोग बार बार बताते हैं कि कोई भी लिंक को ना खोलें, किसी भी तरह की जो कॉल्स आते हैं कॉल्स को ना करें। कई बार पूछताछ कोई कस्टम अधिकारी बन के फ़ोन करता है, कई बार कोई पुलिस अधिकारी बन के फ़ोन करता है, कोई वेरिफिकेशन करता है। ख़ासतौर पे कई तरह की इसमें चुनौतियाँ रहती हैं और हम अगर इसमें देखें तो साइबर संबंधित कई बार क्राइम होते हैं। कई बार हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर देखें तो हर पुलिस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि उसका जो आचरण हो वो एक आम व्यक्ति की तरह हो, एक सजग नागरिक की तरह हो। और हर सजग नागरिक सिविल ड्रेस में पुलिस की तरह है, एक सजग पुलिस अधिकारी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियाँ हैं, उसको हम शेयर करें, उसके बारे में बताएं, खुद व्यक्तिगत तौर पे सजग रहें। अनावश्यक जो विज्ञापन आते हैं और कई बार हमारे प्रलोभन रहते हैं उनसे बचें, क्योंकि वो उसकी पृष्ठभूमि होती है किसी भी तरह के जो साइबर क्राइम्स होते हैं। और बाकी खास तौर पे आसपास के परिवेश में अगर हमें किसी भी तरह का असामान्यता दिखती है, असहजता दिखती है, कोई असामान्य बात दिखती है तो उसको शेयर करें। इससे हमारी सजगता बढ़ जाती है, मजबूती बेहतर हो जाती है, सुरक्षा बेहतर होती है। बहरहाल पुलिस जो है, पुलिस का एक ख़ास तौर पे ऐसा विंग भी होता है जो इंटेलिजेंस का रहता है और इस पर काम करता है। लेकिन अगर इसमें जहाँ पर नागरिकों की सहयोग रहता है, नागरिकों की जानकारी उसके साथ जुड़ जाती है, वहाँ पुलिस और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल छोटा सा कि आपको वक्त तो मैं जानता हूँ कम मिलता होगा, अब दिन भर आप काम करते रहते हैं, रात में हम जैसे लोग आपको घेर लेते हैं, तो फिर भी जो थोड़ा बहुत खाली वक्त मिलता है तो कैसे गुजारते हैं, किस चीज़ का शौक़ है आपको? मैं टेनिस का मुझे बहुत शौक़ है। टेनिस से एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब आप दौड़ भाग करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कुछ करना चाहिए, कोई दौड़ भाग करना चाहिए। और मेडिटेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप कोई अच्छा टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जिसमें थोड़ा सा आप दौड़ भाग भी कर सके, तो वो भी एक मेडिटेशन की तरह ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मतलब अपनी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त महसूस करते हैं, तो वो करते हैं। बहुत सारी किताबें बीच बीच में पढ़ने का भी मुझे शौक़ है। और बाकी मतलब आप जब पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं ख़ास तौर पे और थोड़ा खेलते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें आपको एक ज़्यादा एक सजग बनाती हैं, ज़्यादा आपको एक रिफ्रेश करती हैं। और रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा तरीका होता है गेम्स। तो ये थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब, जो द टॉक टाइम में आए, काफ़ी सारी बातें बताई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करेंगे आप आगे भी हमारे शो में ऐसे ही आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार के टॉक टाइम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।